कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। यूपी में पहले फेज के लिए नाम वापसी के बाद मतदाता अब 10 फरवरी का इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ नेताओं की गहमागहमी तेज होने लगी है। शनिवार को अमित शाह पश्चिमी यूपी के दौरे पर जाने वाले हैं, तो वहीं आज मुख्यमंत्री योगी ने भी बिजनौर और हापुड़ में डोर टू डोर प्रचार किया है। नड्डा भी शाहजहांपुर में थे। उधर अखिलेश और जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस बीच बयानों का दौर भी तेज रहा। सीएम योगी ने अखिलेश पर वार करते हुए कहा कि हम गन्ना की बात करते हैं और वो जिन्ना की बात करते हैं, जिस पर अखिलेश ने बीजेपी पर नकारात्मक राजनीति का आरोप लगाया। यूपी के चुनाव में गन्ना बेल्ट में जिन्ना की बात पर सियासी पारा हाई है। इस मुद्दे पर आज महाबहस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। तो आज इसी पर सवाल उठाएंगे। महाबहस में पूरे गेस्ट पैनल के साथ चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण सवाल ये कि यूपी में ध्रुवीकरण की सियासत आखिर कौन कर रहा है। जिन्ना का उपासक और पटेल का पुजारी आखिर कौन है। गंगा जमुनी तहजीब को कौन खराब कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। जिन्ना का उपासक और पटेल का पुजारी आखिर कौन है। यूपी में ध्रुवीकरण की सियासत आखिर कौन सी पार्टी कर रही है। गंगा जमुनी तहजीब को कौन खराब कर रहा है, इस तरह के सवाल भी आज उठाए गए हैं। पश्चिमी यूपी में क्या नकारात्मक राजनीति हो रही है, यह भी आज का एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो महाबहस में आज यही सवाल उठाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम सियासी पार्टियां जो 10 फरवरी के लिए तैयारी कर रही हैं, उससे पहले कैंपेन में किस तरह की बातें और राजनीति निकल करके सामने आ रही है। एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। जिन्ना के उपासक वर्सेस पटेल के पुजारी। वो जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं। उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। जिनकी टोपी पर सचिन और गौरव के खून के छींटों से दागदार हो, वे ईमानदार नहीं हो सकते। पिछली सरकार के समय याद करिए, मुजफ्फरनगर में जब सचिन और गौरव की हत्या हुई थी, भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार के एक मंत्री ने फोन करके उन अपराधियों को छुड़ाने का काम किया था। कितना भीषण दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर, महीनों कर्फ्यू बना। और जिन लोगों ने किराना में पलायन कराया था, उनको फिर से समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया। जाटलैंड की लड़ाई, बीजेपी की हर घर चढ़ाई। लेकिन ये तो मन में प्रश्न खड़ा होता है ना कि एक नेता को 21वीं शताब्दी में जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, संविधान के दायरे में रहा हो, जिसने देश का विभाजन किया, वो याद क्यों आता है? क्यों उनको वो नहीं याद आता जिन्होंने 500 से अधिक रियासतों को जोड़ करके ये भारत महान देश सरदार पटेल ने बनाया? क्यों याद नहीं आता? क्यों उनको उसकी आत्मा और रूह, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वो प्रेम क्यों जागता है? गन्ना बेल्ट में जिन्ना पर महाभारत। और जब भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है तो बुनियादी मुद्दों से हट करके काम करती है। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हमेशा गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा और आपस में मिलकर के नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है। इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे। ये प्रिविलेज अगर किसी पर है, किसी के स्टेटमेंट को ट्विस्ट करने का, तो भारतीय जनता पार्टी पर। गन्ना, जिन्ना, पटेल, किसका दांव किसका खेल। किसानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, इतने लोग मर गए, इतने लोग इतने दिन तक आंदोलन करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको क्या क्या कहा। मुझे लगता है उनका मुद्दा तो सिर्फ जिन्ना हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ किया तो है नहीं 5 साल।
तो गन्ना, जिन्ना और पटेल, आखिर किसका दांव और किसका खेल, इसी पर करेंगे आज हम चर्चा। और पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। भाजपा प्रवक्ता कौशल कांत मिश्र जी हमारे साथ हैं, संदीप चौधरी आरएलडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, शिवराज सिंह जी हमारे साथ हैं, किसान नेता है, और मनोज रघुवंशी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल कौशल कांत मिश्र जी आपसे, यही आरोप आप पर अब यह लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा जमुनी तहजीब को खराब कर रहे हैं, या सिंपल लफ्जों में उसको समझने की कोशिश की जाए तो हिंदू मुस्लिमों के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, और जो गठबंधन एसपी और आरएलडी ने मिलकर बनाया है जाटों और मुस्लिमों को एक करने का, उस तहजीब को आप लोग बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश दो चीजों से महसूस है, एक किसान और गन्ना जिसकी बात हो रही है, दूसरी पिछली सरकार का दंगा। तो मैं पहले गन्ने की बात कर लेता हूं। पिछली सरकार जो थी उसने किसानों को कर्ज दिया, कर्ज का माफी का वादा करके दोबारा उनसे वोट लिया और कर्ज कभी माफ नहीं किया, एक पैसे का कर्ज माफ नहीं किया। हमारी सरकार ने 36,000 करोड़ से 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। और अगर रही जहां तक गन्ना भुगतान की बात, इनका गन्ना भुगतान जो पेंडिंग पड़ा हुआ था वो सारा गन्ना भुगतान लगभग 85% से 90% का गन्ना भुगतान हमारी सरकार ने किया था। तीसरी चीज, इनकी सरकार ने करीब करीब 15 मिलों को बंद कर दिया था, हमारी सरकार ने 15 से ज्यादा मिलों को दोबारा चालू किया। तो ये रही गन्ने की बात। और गन्ना खरीद जो इनका टोटल खरीद थी केवल 1,92 लाख करोड़ गन्ना भुगतान इन्होंने किया था। हमने 2 लाख मेट्रिक टन गन्ने की खरीद करके एमएसपी पे खरीदा, और गन्ने का मूल्य जो 325 रुपए क्विंटल था उसको बढ़ा करके 355 पे खरीदा। अब बात आती है इनके जिन्ना की। जिन्ना का नाम इस इलेक्शन में लाने वाली पहले कौन? अखिलेश जी की सरकार, उन्होंने पहले नाम लिया, पटेल और जिन्ना जी को कंपेयर किया। दूसरी बात, इनके मंच से बात होती है ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, ये इनकी सरकार करती है। रही सही कसर हिंदू और हिंदुत्व में फर्क करके कांग्रेस कर देती है। और जो दंगे की बात होती है, आप ये याद है आपको, कमाल गांव में गौरव और सचिन भाई अपने बहन की अस्मत को बचाने के लिए कंप्लेन करने के लिए गए थे, मस्जिद के लाउड स्पीकर से बुला कर दंगा कराया गया, उन दोनों भाइयों की जान ले ली गई। उस समय जाटों को किस तरीके से सताया गया था, और आजम खान एक तरफ फोन करके दंगाइयों को छुड़ाते हैं, और सपा सरकार केवल कंपनसेशन देने की बात आती है तो केवल मुस्लिम कम्युनिटी को कंपनसेशन देने की बात करती है। उस पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगती है, फटकार लगने के बाद तब दूसरे पक्ष की बात की जाती है। तो ये सब बताता है कि सांप्रदायिक कौन है, गन्नावादी कौन है और जिन्नावादी कौन है। ठीक है, तो आप सांप्रदायिक होने का आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा रहे हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, भाजपा का कहना है, यूपी सरकार का कहना है कि बीते 5 सालों में कोई भी दंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ है, यहां तक कि जो पहले दंगे हुए थे और लोग घर छोड़कर भागे थे वो भी अब वापस आ गए हैं, गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान किया है। तो ऐसे में आपको गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई क्यों देनी पड़ रही है, जिन्ना का जिक्र क्यों करना पड़ रहा है? आस्था जी, पहले गन्ने पे आते हैं। अगर आपको याद हो 2017 में अमित शाह जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे और बोले थे, कसम खाकर बोले थे कि हम 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान करवा देंगे, अगर नहीं करवाएंगे तो ब्याज के साथ आपका पैसा वापस होगा। आज भी गन्ना किसानों का 4,000 करोड़ रुपया बकाया है। आप मुझे बता दीजिए कि जब गन्ना किसान खाद खरीदने जाता है तो वहां पैसा देता है, जब गन्ना किसान या किसान जब केसीसी से लोन लेता है तो उसका ब्याज देता है, जब बैंक से लोन लेता है तो उसका ब्याज देता है। अगर उसका अपना पैसा गन्ना मिल के पास रखा हुआ है उस पर ब्याज क्यों नहीं मिलता है? और दूसरी बात, जब कोई गन्ना मिल मालिक चीनी को बेचता है, चीनी तभी मिल से बाहर जाती है जब उसका पूरा भुगतान हो जाता है। तो जब गन्ना मिल मालिक के पास पैसा आ गया है तो उसका भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जी ये जुमलेबाजी करते हैं और वो खुद इस बात को मानते हैं कि हम जुमलाबाजी करते हैं। दूसरी बात, जो गन्ना मूल्य की बात कर रहे हैं, इन्होंने कुल मिलाकर के 5 सालों में 10 रुपए गन्ने का मूल्य बढ़ाया है।
अब आप मुझे बता दीजिए, समाजवादी पार्टी सरकार में 80 रुपया प्रति क्विंटल दाम बढ़ाया गया था गन्ने का, इनके 5 साल की सरकार में 10 रुपये बढ़ाया गया और 2 गुना दाम का ये वादा करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपकी खाद की कीमत है, खाद की कीमत में इन्होंने क्या करा, यूरिया में 5 किलो निकाल लिया, 45 किलो की बोरी बना दी। तो ये बोरी की चोरी करना इनकी आदत है, दूसरों को गुमराह करना इनकी आदत है। अब आप मुझे बता दीजिए कि सुनिए, अब एक लास्ट बात बता दूं, 750 किसानों की जो शहादत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या भारत सरकार लेगी? क्या मोदी जी लेंगे? क्या अमित शाह जी लेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी लेगी? जहां पर किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी जाए, किसानों को कुचल दिया जाए, वो किसानों की हितैषी होने की बात कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात जो ये बता रहे हैं कि हमने भुगतान किया है 36,000 करोड़ रुपए का, जो 36,000 करोड़ रुपया भुगतान किया है, हर महीने डीजल से 36,000 करोड़ का 5 गुना पैसा वसूला जाता है किसानों से, डीजल के दाम को बढ़ा करके। ठीक है, दूसरा भी बिजली ठीक है की बिल की बात धर्मेंद्र नहीं कर यादव रहा जी, हूं। आप कई आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, कई आरोप लगा रहे हैं कि 10 एक महीने, हाथ दिया तो 4 दूसरे हाथ ले भी लिया, कुछ इस तरह के आपके आरोप है। हम जवाब लेंगे, कौशल कांत मिश्रा जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़े, उन्हें मैं जोड़ना चाहूंगी, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। संदीप चौधरी जी, आज कहा जा रहा है कि एक तरफ जिन्ना के उपासक हैं और दूसरी तरफ पटेल के पुजारी हैं। आरएलडी तो हमेशा से किसान हितों की बात करती है, जाट हितों की बात करती है, समाज को जोड़ने की बात करती है। तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से आज गंगा जमुनी तहजीब, जिन्ना, इस तरह की बातें की जा रही हैं, और दूसरी तरफ जाट कम्युनिटी की बात करें तो जितनी स्वाभिमानी और राष्ट्रवाद के करीब वो रही है, तो एसपी से ज्यादा भाजपा के साथ आरएलडी का भविष्य जो है वो ज्यादा बेहतर है, ऐसा कुछ कार्यकर्ता भी कह रहे हैं और जाट कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग भी मानते हैं। तो लगता है संदीप चौधरी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन शिवराज सिंह जी का रुख करते हैं, किसान नेता हमारे साथ है। शिवराज जी, क्या कह रहे हैं अब जाट समुदाय से जुड़े हुए लोग? जिस तरह भाजपा के कई बड़े नेता चुनाव प्रचार में पश्चिमी यूपी में जुटे हुए हैं, खुद अमित शाह ने जाट नेताओं के साथ बैठकें की हैं, गन्ना रिकॉर्ड भुगतान की बातें कही जा रही हैं, यह कहा जा रहा है कि बीते 5 सालों में एक भी दंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ है, एक सुरक्षित माहौल यहां पर बनाया जा रहा है। तो अब क्या विचार है? जाट समाज किस तरह की बातें वहां पर चल रही हैं, क्या सोच रहा है? जी धन्यवाद आपके लिए। मेरा देश वह देश था जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के एकता का नारा लगता था, और वो देश है जिसमें अनेकता में एकता देखी जाती थी। रमजान के पहले राम आता था और दीपावली के बाद में अली आती थी। लेकिन सारी राजनीतिक पार्टी, एक राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करूंगा, अगर भाजपा आती है तो हिंदू मुस्लिम के बीच में जहर घोलने का काम करती है। बसपा आती है तो सिर्फ जाटवों के हाई कास्ट पे SC ST के मुकदमे लगाती है, जाटवों को ही बात सुनी जाती है और की नहीं सुनी जाती। अगर सपा की सरकार आती है तो हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते हैं। शिवराज सिंह जी, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव कर रहे हैं, उसमें हमें जाना होगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी आप अपनी बात पूरी कर लें। जी, तो अगर अखिलेश जी आते हैं तो हिंदू मुस्लिम के झगड़े और चोरी जारी बढ़ जाती है, यादववाद बढ़ जाता है। कसर किसी ने नहीं छोड़ी। आज देश को फिर बांटने का और जहर घोलने का काम सारी राजनीतिक पार्टी काम कर रही है। महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, फसलों के मूल्य की बात, MSP गारंटी की बात, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, बेरोजगारी की बात, कोई नहीं कर रहा जो मुद्दे की बात होनी चाहिए। किसानों का उद्धार कैसे हो, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। सारी राजनीतिक पार्टी सिर्फ किसानों को जाति बिरादरी में बांटना और उनको आपस में जहर घोलना। अरे भाई, किसान तो मुस्लिम भी है, किसान सिख भी है, किसान ईसाई भी है। लेकिन शिवराज जी, अब आपको क्या शिकायतें हैं? कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन था, वो तीनों वापस ले लिए गए हैं। गन्ना किसानों के भुगतान की बात थी, तो उसके लिए भी कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड भुगतान हो चुका है, बाकी प्रोसेस में है। दंगे नहीं हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। MSP गारंटी कानून हो गया, किसानों पर आंदोलन के तहत लगे मुकदमे वापस हो गए, जो वादे किए थे वो सारे पूरे हो गए। MSP के लिए कमेटी बनाई जा चुकी है जो विचार करेगी। नहीं, आश्वासन मिला है ना आपको? मैं तो ये कह रहा हूँ, जो भी सरकार आए स्टेट स्तर पे बना दे। जैसे हरियाणा और पंजाब में आढ़ती सीधी सरकारी खरीद करते, वही व्यवस्था यूपी में करा दे, जो भी सरकार आगे आए। गारंटी ले हम किसानों को। आज भी किसान का धान नहीं बिक रहा, किसान का धान पड़ा हुआ है, आज भी संपूर्ण धान नहीं बिका, 1100-1200 में बिक रहा है, किसान बेच रहा है मजबूरी में।
पूरे ठीक है। उत्तर प्रदेश में धान की ठीक समस्या है, कई सारे मुद्दे हैं आपके, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि जो भी पार्टी आए ऐसी आए, कम से कम इन मुद्दों का वो ध्यान रखे। ठीक है, एक बार फिर से बातचीत की कोशिश करते हैं। संदीप चौधरी जी, आरएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप चौधरी जी, क्या कहेंगे आप? कहा जा रहा है कि एक तरफ जिन्ना के उपासक हैं तो दूसरी तरफ पटेल के पुजारी हैं। पटेल जो कि एकता के प्रतीक थे, यूनिटी, पूरे देश की रियासतों को जोड़ के उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया था। तो ऐसे में आरएलडी को किसकी तरफ रहना चाहिए? क्या आप हमें सुन पा रहे संदीप जी? तो लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। रुक करेंगे कौशल कांत मिश्रा जी का, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ है। कौशल कांत जी, सपा की भी हमने बात सुनी और किसान नेताओं की भी बात सुनी। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही, महंगाई पर बात नहीं हो रही, और आप लोग जानबूझकर सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। दरअसल एसपी और आरएलडी के गठबंधन को इतनी बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए बन चुका है कि आपको यहां पर जिन्ना, गन्ना और इस तरह की बातें करनी पड़ रही हैं। किसी भी समाज को के उत्थान के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, एक होती है एजुकेशन, दूसरा होता है स्वास्थ्य। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने 28 नए विश्वविद्यालय खोले हैं, 51 नए राजकीय विद्यालय खोले हैं। इस तरीके से अगर हम बढ़ते हैं तो आयुष्मान भारत योजना की तरफ से 1.25 करोड़ परिवार को लगभग 7 करोड़ लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा सालाना दिया गया। ये कौन लोग हैं? ये वही किसान हैं। और सारे किसानों को आप ये समझिए कि अभी तक सफाई गांव के अलावा कुल 4 शहर और थे जहां पे बिजली जाती थी। आज उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में लगभग 18 घंटे से 24 घंटे तक की बिजली जा रही है। उनको मुफ्त शौचालय बनाया जा रहा है, उनको घर बना के दिया जा रहा है। और महिला शिक्षा की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश पूरे भारत का एक ऐसा प्रदेश है जिसमें ग्रेजुएट तक महिलाओं की शिक्षा मुफ्त करने का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। इसके बाद अगर हम आते हैं, मुफ्त चूल्हे, गैस चूल्हे का कनेक्शन दिया गया है। आप देखिए 15 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को पिछले 2 साल से कोविड महामारी में उनको लगातार खाना पीना दिया जा रहा है, उनको अनाज दिया जा रहा है, उनको चना दिया जा रहा है, इवन तेल और नमक तक दिया जा रहा है। इसके अलावा एक आखिरी चीज और, जो कामगार मजदूर थे जिनकी रोजी रोटी पे खतरा था, ऐसे 1 करोड़ लोगों को मंथली 300 रुपए पहले सरकार देती तो उससे बढ़ा करके 1000 रुपए किया गया है। इसके अलावा विधवाओं को, लाचारों को, विकलांगों को और वृद्धों को, इनका नंबर करीब 1 करोड़ है जिनको प्रति मास 1000 रुपए उनके अकाउंट में डीबीटी के थ्रू दिए जाते हैं। वो जमाना नहीं है जब 1 रुपया भेजती थी सरकार और 15 पैसा पहुंचता था। अब पूरा का पूरा। ठीक है कौशल कांत जी, आपने पूरी एक लिस्ट गिनवा दी कि कौन सी विकास योजनाएं सरकार ने चलाई और किन किन वर्गों को लाभ हुआ। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आपने सुनी ये बात? आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि लोगों के मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, उसके लिए क्या किया, जनता जनार्दन के लिए क्या किया गया है, उस पर बात नहीं हो रही है। लेकिन कौशल कांत मिश्रा जी तो पूरी एक लिस्ट गिनवा रहे हैं, चाहे वो विधवा पेंशन की बात हो, शिक्षा की बात हो, कहाँ यूनिवर्सिटी खुल रही है, कहाँ मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, कहाँ हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट की बात हो, वो तो पूरी एक लिस्ट गिनवा रहे हैं। आस्था जी, बीजेपी की फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा फरेबी है। बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि हमने 28 विश्वविद्यालय खोल दिए उत्तर प्रदेश में। कुल उत्तर प्रदेश में 30 विश्वविद्यालय आज की डेट में है और इन्होंने 28 खोल दिए। एक भी विश्वविद्यालय पूरे समाज भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार में नहीं खोल पाई है। 2 का इन्होंने अभी तक शिलान्यास किया है, एक अलीगढ़ में, एक मेरठ में। उसमें जो मेरठ वाली है उसकी जमीन का अधिग्रहण समाजवादी पार्टी सरकार में पहले किया जा चुका था। हस्तिनापुर की जमीन थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वो मुझे पता है डेयरी डिपार्टमेंट की जमीन थी, वो दी गई थी। दूसरी बात ये बता रहे हैं बिजली 18 घंटे आ रही है। जब समाजवादी पार्टी सरकार 2012 में आई थी उस समय उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन 13,000 मेगावाट था, और जब हम सरकार छोड़ के दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो उस समय 21,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। तो आप मुझे बता दीजिए कि जो 7,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन के प्लांट लगे उसी को बिजली दे रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये नहीं बता सकते हैं पूरे डिबेट में, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कौन सा पावर प्लांट भारतीय जनता पार्टी ने 2012 से 2017 के बाद लगाए हैं, वो नहीं बता पाएंगे। मिलाकर आप वही बात दोहरा रहे हैं कि नया कुछ भी नहीं है, आपके के कामों का फीता काटा जा रहा है। यही अर्थ है ना आपके कहने का? बताइए कौशल कांत जी, यहाँ फिर से वही आरोप दोहराया जा रहा है कि अपना कुछ नहीं किया, पिछला ही फीता काट रहे हैं क्या?
सप्लाई करने के लिए, बिजली सप्लाई करने के लिए आपको अपनी आंख खोलनी पड़ती है। पावर प्लांट लगे न लगे, पर गांव-गांव में बिजली सप्लाई हो रही है। और जो ये हमारे सपा के मित्र बोल रहे हैं, पावर प्लांट कहूंगा बिजली आएगी कहां से? उनसे ये कहूंगा कि जाकर के देख लें, अपने गांव में भी जाकर देख लें कितने घंटे बिजली आ रही है। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स बनाए गए हैं, 30,000 ग्राम पंचायतों में नल से जल दिया जा रहा है। आप ये समझिए कि 1.5 लाख सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया गया है। ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि समाजवादी पार्टी को जब हम विकास गिनाते हैं तो ये कहते हैं कि भाजपा के कागजों पे गांव का रंग गुलाबी है। इनके हिसाब से जब इनकी सरकार सफाई में चलती थी उस समय गांव का रंग शराबी होता था। ये मैं नहीं करता, सफाई की जनता कहती है। जब मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा होता है तो ये सफाई में बैठ करके नर्तकियों का डांस देख रहे होते हैं। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। गुंडों की सरकार चलाते रहे हैं, गुंडे भरे पड़े हैं। आज भी जब इनका नया टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें ना ही कौशलकांत जी, आपने अपनी बात रखी। जवाब दूंगा। एक मिनट, हाँ, धर्मेंद्र यादव जी आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज रघुवंशी जी भी हैं, उन्हें भी मैं जोड़ना चाहूंगी। मनोज रघुवंशी जी, आपने दोनों की बातें सुनी। भाजपा ने भी एक लंबी लिस्ट बताई कि हमने क्या क्या किया, और सपा ने भी लिस्ट बताई कि हम क्या क्या करके गए थे। ये तो उसी का फीता काट रहे हैं। जब दोनों के पास बताने को इतना कुछ है तो फिर गंगा जमुनी तहजीब, जिन्ना गन्ना, इस तरह की बातें क्यों करनी पड़ रही हैं? कौन कर रहा है? आशा जी, पहली चीज तो मैं अपने मन की बात बताऊं कि मेरी नजर में गंगा जमुनी तहजीब कभी नहीं थी। 712 ईस्वी में जब से मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया हिंदुस्तान के ऊपर, उसके बाद गंगा जमुनी तहजीब तो कभी भी नहीं थी। गंगा जमुनी तहजीब का क्या मतलब? रोटी बेटी का रिश्ता, यानी जैसे गंगा जमुना मिलते हैं प्रयाग में, तो मिलन कब हुआ? कब यादव रोटी बेटी का रिश्ता मुसलमान से, या कब जाट रोटी बेटी का मुसलमान से करने? दोनों में से कोई समाज एक दूसरे को अपनी बेटी देने को तैयार है? कोई नेता बोलने को तैयार है कि हम अपनी बेटी देने को तैयार हैं? ये लव मैरिज नहीं है, ये अरेंज मैरिज नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज है। ये बिना बात के गंगा जमुनी तहजीब का केवल एक नारा देते हैं, वास्तविकता ये अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती का नारा दिया जा रहा है। ये कोलिएशन जो है ये जबरदस्ती का बनाया हुआ एक कॉम्बिनेशन है। ना तो रोटी बेटी का रिश्ता है और ना ही वैचारिक रूप से दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब रहे हैं और ना रह सकते हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी ताकत झोंक दी है भाजपा समेत तमाम सियासी पार्टियों ने। और खास बात यह कि भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ही एक दूसरे पर सांप्रदायिकता का आरोप लगा रहे हैं। 10 फरवरी ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक है। पहले फेज की पोलिंग होनी है। पश्चिमी यूपी की ज्यादातर सीटों पर उस दिन मतदान होगा और जनता को तय करना है कि किसके वायदों पर यकीन है, किसका दांव कामयाब होता है और किसका पासा उल्टा पड़ता है। महाबहस में आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हुई मुठभेड़, 25,000 का इनामिया बदमाश गिरफ्तार, भारी मात्रा में कारतूस